स्वागत है। विद्युत का जो हमारा चैप्टर है, हम सेशंस में हमने छोटे छोटे टॉपिक्स में करके इसके सारे कॉन्सेप्ट्स हमने सीख लिए हैं। प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है, पावर का क्या अर्थ होता है, वर्क का क्या होता है, कैसे करंट हीट एनर्जी में चेंज होके हमारे लिए अलग अलग प्रकार से वो उपयोगी हो जाती है। ये सब हम लोगों ने इस चैप्टर में समझ लिया है। अब प्रश्न और उत्तर के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि वाकई हमने समझा है या अभी कुछ बाकी है। और जैसा आप जानते हैं कि ये थोड़े से एक टाइप से आप लोग के लिए एक हेल्प हो जाती है कि किस प्रकार आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनके आपको आंसर देने हैं। आज के जो सेशन है ये आपने देखा, जैसे जब हम चैप्टर कर रहे थे तो हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी थे और हम बार बार जो हम फॉर्मूलेज जो रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे थे उन पे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो आज के इस सेशन में हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये चैप्टर उतना कठिन नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा हैं, फॉर्मूलेज ज्यादा हैं, तो थोड़ा तो हमें लिखकर प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं, वो है विद्युत आज का पहला प्रश्न है, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। तो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि सर्किट बनाया, परिपथ बनाया, लेकिन अगर हमें भाषा में उसको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। या तो खुला हुआ हो या वो बंद जो पथ हो उसको हम विद्युत परिपथ कहते हैं। वो किसका? विद्युत धारा का। तो जैसा हम लोगों ने इससे जब हम सेशंस कर रहे थे तब हमने देखा था कि कैसे किसके माध्यम से हम खोलते या बंद करते हैं अपना सर्किट, याद है? की। वेरी गुड। तो हमने देखा था कि ब्रैकेट के बीच में डॉट होती है तो इसका मतलब वो क्लोज सर्किट है और करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन वो ब्रैकेट के बीच में अगर डॉट नहीं है तो इसका अर्थ है ओपन सर्किट है और करंट फ्लो नहीं हो रहा है। चलिए दूसरा प्रश्न, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो कौन विभवांतर? ये हम जानते हैं कि जब तक विभवांतर नहीं डेवलप होगा करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। करंट क्यों फ्लो हो रहा है? क्योंकि विभवांतर डेवलप हो रहा है। तो ये कौन, किसके कारण होता है? यस, बिल्कुल ठीक। आपने अगर आंसर सोचा तो वेरी गुड और पढ़ लिया तो ठीक है, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ये बैटरी या सेल। तो जब हम बैटरी या सेल लगाते हैं किसी सर्किट में तभी विभवांतर डेवलप होता है। तो बैटरी या सेल से एक उपकरण है जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। अब आप देखें ये बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट वाला न्यूमेरिकल है, इसलिए मैंने आपके लोग ले लिया है। इसको समझने की कोशिश करें, इसको थोड़ा स्लो चलेंगे जैसे आप एक एक स्टेप को समझ सके। एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। कि एक कूलम हमने पढ़ा था आवेश का, वो किस में चाहिए हम यूनिट है उसकी, कूलम में। तो एक कूलम आवेश जो है उसको बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए होगी, क्योंकि हम जानते हैं जब आवेश बन रहा है किसके हेल्प से बन रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो हम ये देखते हैं 1 कूलम आवेश को हम ये जानते हैं 1/1.6 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस, ये रेस टू है, थोड़ा सा प्रिंटिंग में वो है तो इसको ध्यान रखें, ये रेस टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन, इसका ये रिलेशनशिप है। ठीक है, तो अगर हम ये 10 रेस टू द पावर माइनस 19 को हम ऊपर ले जाए तो ये आप लोगों ने फ्रैक्शंस उसमें पढ़ा होगा, नेगेटिव पावर हम नीचे नहीं रखते हैं, हम हमेशा न्यूमरेटर में रखते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं। और जो नेगेटिव मीन्स अगर हम अवॉइड करते हैं नेगेटिव पार्ट नीचे नहीं रहे, तो हमारा रिलेशन अब क्या हो गया 10 रेस टू द पावर 19, इसको जब हम ऊपर ले गए अपॉन 1.6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम इसको
ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻18 अपॉन 1.6। 10⁻19 था तो एक इसमें से 10 निकाल लिया, ये आ गया। ये हमने क्यों करा? क्योंकि आपने ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सीखा होगा कि कैसे हम इसकी बेसिक वैल्यू में किसी चीज हम अपना फाइनल आंसर देते हैं। तो अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर है? तो हम इसको ऐसे, जब हमने ये रिलेशन लाए और जब हमने 10 को 1.6 से जब डिवाइड करा तो हमारे पास आ गया 6.25 इंटू 10⁻, तो हमारे पास आंसर आ गया 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इसमें हमने थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगाया है, जो अभी मैं ज्यादा उस पर नहीं जा रही हूँ, लेकिन इस प्रकार से हमने कैलकुलेट करा कि एक कूलम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, तब 1 कूलम का आवेश बनेगा। इतने हमें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था। तो आपको समझ में आया होगा कैसे ये कॉन्सेप्ट लेके हम आंसर दे सकते हैं। एक और आज का प्रश्न है, 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो 6 वोल्ट से जो हमारी जो आवेश निकल रहा है, तो उसमें हम कितनी ऊर्जा उसको दी जाती है। तो इसमें हम देख रहे हैं आवेश का अगर हम करें तो अब मेन अगर हमें क्या करना होता है कि जब हमारे पास कोई प्रश्न आता है तो पहले हमें सोचना होता है कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। सबसे पहले आप ये चीज सोचें। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ऊर्जा। क्लियर हुआ? तो कितनी ऊर्जा दी जाती है, कितना वर्क डन किया जाता है, तो हमें कोई अपना जो हमें ऊर्जा से रिलेटेड जो हमारे पास फॉर्मूले हमें वो सोचने पड़ेंगे। तो हमें एक फॉर्मूला मिला है जिसमें है V इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो जब हमने ये फॉर्मूला सोचा तो हम देखते हैं हमारे पास V की भी वैल्यू है, Q की भी वैल्यू है, तो हम W की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो V इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब V की वैल्यू क्या हो गई? इसमें 6 वोल्ट की बैटरी बोली है, तो V की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 वोल्ट। ठीक है, और 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम, तो कूलम चार्ज का क्या हो गया? 1 कूलम। हर एक कूलम मीन्स 1 कूलम। तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई 1 कूलम। ठीक है, अब हमने वैल्यूज यहां पुट करी। V की जगह हमने 6, W हमें निकालना है और कूलम की जगह 1। तो हमारा रिलेशन हो गया W इज इक्वल टू 6V इंटू 1C। तो हमें कितनी 6 जूल की हमें आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो जब हमारे पास न्यूमेरिकल है, हम वैल्यूज क्या होता है, मतलब सबसे पहले अगर हम सोचें तो हम इतना करके पहले ये सोच लें क्या निकालना है और उसके क्या फॉर्मूले। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने देखा जैसे पार के अलग अलग रिलेशंस थे, तो हम वो अपना अगर चाहे रफ में नोट कर लें, हमें ये फॉर्मूलेस मालूम है, फिर हम इस टाइप से पूरा लिस्टिंग करते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। तो हमें Q की वैल्यू दे रखी है, V की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब ये जो हमने रिलेशन सोचा है ये हमारे लिए ठीक है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक और आज का प्रश्न है वो है, समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किस में विद्युत धारा आसानी से फ्लो होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है। और इसका रीजन भी पूछा है क्यों। अब देखिए, हमने ये पढ़ा है कि अलग अलग जो मेटल्स होते हैं उनको एक उनकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। अब वो कह रहे हैं मटेरियल सेम है लेकिन एक मोटा है एक पतला है। तो अब आप सोचें मोटा पतला क्या आएगा?
जो आपका जो करंट फ्लो हो रहा है, तो कैसे फर्क पड़ेगा, कुछ याद आ रहा है? हाँ, तो हमने ये पढ़ा है कि जो जब हम इलेक्ट्रिक फ्लो कंडक्टर की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस भी उसमें होता है। जो जो करंट फ्लो हो रहा होता है उसको वो एक कंट्रोल करता है। तो प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हम जानते हैं। जो प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, वो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। जितना एरिया बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है। ये हमने रिलेशन ये मालूम है। और क्योंकि वो क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसलिए क्या होगा कि अगर क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर क्षेत्रफल घट रहा है तो उसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ेगा, और अगर क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो प्रतिरोध घटेगा, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए अब हम लोग ये हमें कॉन्सेप्ट मालूम है। इसलिए जो मोटा तार के जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल वो ज्यादा होगा, तो मोटे तार में जो विद्युत धारा का प्रतिरोध। हमारा अब दूसरा प्रश्न आता है, समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि कैसे जो हमारा मटेरियल क्या है ये सेम है, लेकिन सेम मटेरियल के एक मोटा तार है, एक पतला तार है। अब क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा? तो ये हम जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मींस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है, और अगर क्षेत्रफल घटता है तो प्रतिरोध बढ़ता है। तो इसी को ही हम आंसर के सपोर्ट में बोलेंगे, क्योंकि मोटे तार में जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो ज्यादा होगा, इसलिए क्या होगा, जो प्रतिरोध होगा वो कम होगा। और पतले तार में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये कम होगा, तो प्रतिरोध। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किस में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया गया है। तो हम ये देख रहे हैं कि पदार्थ तो सेम है, जिससे वो जिस मेटल से वो तार बने वो तो सेम है, लेकिन हम उनका एक तार मोटा एक पतला, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो प्रतिरोध होता है वो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मींस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए अगर क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है, और अगर क्षेत्रफल घटता है तो प्रतिरोध बढ़ता है। ये एक हमने कॉन्सेप्ट ले लिया। अब इसको हम इस कॉन्सेप्ट से आंसर देंगे कि मोटे तार के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा वो ज्यादा होगा, इसलिए जो विद्युत धारा का प्रतिरोध कम हो जाएगा, और पतले तार में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये कम होगा, इसलिए जो प्रतिरोध होगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो इस रिलेशन से अगर हम कहें तो अगर समान पदार्थ के दो तार में मोटे तार में प्रतिरोध कम होने के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो आसानी से फ्लो होगा। तो सबसे देखिए, आप जब कोई ऐसा आंसर दे तो पहले कॉन्सेप्ट को जरूर समझाएं। अगर आप सीधे कह देंगे मोटे तार, वो आपका आंसर बहुत इनकम्प्लीट माना जाएगा, नंबर मिलेंगे लेकिन पूरे नहीं। तो आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाना है कि कैसे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हमने वो कॉन्सेप्ट समझा दिया, हमने ये आंसर बड़े आसानी से आगे उसको लिख दिया। आज का दूसरा एक और प्रश्न है, वो है कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है?
तो पदार्थ जिसका प्रतिरोध निम्नतम होता है, सबसे अच्छा वो चालक होता है। कि मीन्स वो बहुत कम रेजिस्टेंस दे, तो मीन्स कोई चीज जा रही है वो आसानी से चली जाए, उसको कोई रोके नहीं। तो अगर हम देखें तो चांदी का प्रतिरोध है 1.60 इंटू 10⁻⁻8 है। ये पार में है, प्लीज नोट डाउन, 10⁻⁻8 हो, जो अन्य सभी पदार्थों में निम्नतम है। तो इसलिए जो चांदी हम कहते हैं ये बहुत अच्छा चालक होता है, लेकिन इसको हम बहुत कॉस्टली एलिमेंट है, तो इसको हम डेली उसमें अपने नहीं यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने आज के प्रश्न देखे। तो आज हमने देखा, थोड़े हमने न्यूमेरिकल्स, थोड़े प्रश्नों से किस प्रकार हम ऐसे कैसे अगर हम देखें तो किस प्रकार इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और कैसे हम थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में क्लियर करके बड़े आसानी से इसके आंसर्स दे सकते हैं। तो बस रिलेशनशिप याद करें, फिर तो कोई भी किसी का भी कैसे भी पूछा जाए आप आंसर दे सकते हैं। अगले सेशन में थोड़े प्रश्न उत्तर के साथ एक बार फिर मिलते हैं। बाय।